नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राधा कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गूंगी कन्या। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन यानी अपनी बात शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि मैंने एक मोबाइल लिया हुआ है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो मोबाइल है उसका रेजुलेशन 1280 गुने 720 नहीं है। और अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियोस बनानी है तो आपके वीडियो का रेजुलेशन इतना तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपकी वीडियो जो है वो, जैसे कि मेरी वीडियो जो है वो कटी हुई है, नीचे से और ऊपर से, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से कटी हुई दिखेगी। या आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियो को कंपेयर कर सकते हैं, और जो आपने हमारे पुराने वीडियोज़ को देखा है उससे इस वाले वीडियो को कंपेयर करके देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। और इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, जैसे कि आवाज़ रिकॉर्ड किसी किसी वीडियो में नहीं हो पाती थी। जैसे कि पता नहीं इस वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। और किसी किसी में लास्ट में मैंने जो बोला हुआ है, यानी वीडियो एंड करते टाइम में, तो वो भी आवाज़ ऑटोमेटिक कट हो जाती थी, यानी 30 या 40 सेकंड पहले तक की। पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स थी, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। तो चलिए तब तक के लिए इसी में पढ़ते हैं। तो आशा है आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह की। ओके। गूंगी कन्या। हरिपुर में रहने वाले बूढ़े रामदास की एक कन्या थी, प्रभा, जो जन्म से ही गूंगी थी, किंतु बहरी ना थी। प्रभा के पड़ोस में रहने वाला नंदू बचपन से ही प्रभा से गहरा लगाव रखता था। साथ साथ खेलते हुए वे बड़े हुए थे। एक दिन नंदू ने प्रभा से कहा, प्रभा, बसंतपुर के महाराज अनंगपाल सिंह अपने राजमहल के एक मंदिर के द्वार चंदन की लकड़ी के बनवाना चाहते हैं, किंतु चंदन की लकड़ी बसंतपुर में नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ी एकत्रित कर रहा हूँ और कुछ महीने बाद बसंतपुर जाकर महाराज अनंगपाल सिंह को काफ़ी ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ी बेचकर काफ़ी धन प्राप्त कर लूँगा। तब तुम मुझसे शादी करोगी प्रभा? प्रभा ने कोई जवाब ना दिया। नंदू की बात सुनकर वो वहाँ से चली गई। अपने घर पहुंचकर वो सोचने लगी, नंदू बहुत गरीब है, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है, उन्हें बेचकर अपनी माँ का एवं जैसे तैसे अपना पेट भरता है। मुझे भला कैसे सुखी रख सकेगा वो? उधर नंदू उदास हो गया। प्रभा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अरे, मैं तो उसकी इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूँ। वो नहीं जानती मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं उसे समझा सकता कि उसे मैं कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बूढ़ा रामदास भी अपने गूंगी बिटिया के विषय में सोचते हुए अक्सर परेशान रहता था। कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसका ब्याह कर दूं तो दिल को चैन आए। कल को मैं बूढ़े पके आम की तरह दुनिया के पेड़ से लुढ़क गया तो बेचारी प्रभा अकेली कहाँ कहाँ भटकेगी। दिन यूं ही बीतते रहे। नंदू रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता। जंगल के आखिरी छोर पर प्रभा उसे अपनी बकरियां चराते मिल जाती। नंदू कुछ देर प्रभा के पास बैठकर बांसुरी बजाता, फिर लकड़ियां बेचने के लिए शहर की ओर चल देता, ये सोचते हुए कि पता नहीं प्रभा कब मेरी बात का जवाब देगी। मुझे लगता है कि वो मुझे चाहती है, पर शादी के लिए पता नहीं कब हामी भरेगी। एक दिन बूढ़ा रामदास अपने खेत पर से काम करके लौटा तो आ, हाय, ओह! ये बापू को क्या हो गया? बापू तो काफ़ी बीमार लग रहे हैं। पिता की हालत देख प्रभा बेचैन हो गई। वो दौड़कर नंदू के घर गई और इशारों से अपनी बात समझाकर नंदू को अपने घर ले आई। अरे! बाबूजी को बहुत तेज बुखार है। मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। प्रभा, तुम बाबूजी के पास बैठो। नंदू वैद्य जी को बुलाने चला गया। वैद्य जी आए, उन्होंने दवा दी, मगर कोई फायदा ना हुआ। रामदास की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। आखिर एक दिन रामदास ने प्रभा से कहा, प्रभा बेटी, अब मैं नहीं बचूंगा। चाहता था तेरी शादी कर दूं, फिर चैन की सांस लूं, मगर अब तो मन ही मन में रह जाएगी। मगर मेरे बाद तू घबराना मत। पड़ोसी गांव राजापुर में मेरा तांत्रिक दोस्त
शंखनाद रहता है। तू राजापुर जाकर शंखनाद से मिलना और उसे मेरा यह पत्र दे देना। वो तेरे लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देगा, बल्कि कोई बहुत अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। फिर उसी दिन रामदास के प्राण पखेरु उड़ गए। गांव वालों ने मिलकर रामदास का अंतिम संस्कार संपन्न किया। नंदू की मां ने गूंगी प्रभा को ढाढ़स बधाया। मत रो बेटी, हम हैं ना तेरे साथ, खुद को अकेला मत समझ। देख, जैसे मैं नंदू की मां हूं, वैसे ही तेरी भी हूं। अगले दिन जब नंदू प्रभा के यहाँ आया, प्रभा, ये लो खाना, खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। अरे, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखती हो, कहीं जा रही हो क्या प्रभा? प्रभा ने कुछ तो इशारों से और कुछ जमीन पर कोयले के कालिक से लिखकर नंदू को बताया कि वो राजापुर जा रही है। तो नंदू उदास हो गया। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हो प्रभा? नंदू बेचैन हो उठा। क्या तुम यही नहीं रह सकती प्रभा, मेरी साथी बनकर? मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। प्रभा ने नंदू की इस बात का इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। तो वो बोला, ठीक है, यदि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य मेरे पास खींच कर लाएगा। कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें राजापुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। प्रभा ने इनकार में सिर हिला दिया और इशारों ही इशारों में नंदू को समझा दिया कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो चली जाएगी। राजापुर गांव बहुत दूर ना था, पर हरिपुर वासियों को उस मुसीबत का पता ना था जिसने राजापुर गांव में मौत की तबाही मचा दी थी। पिछले 2 दिनों में ही पूरा गांव एकाएक प्लेग की महामारी से ग्रस्त हो उठा था और अनगिनत गांव वाले महामारी का शिकार हो काल कठलित हो चुके थे। ओह, बड़ी प्यास लगी है, मगर यहाँ कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है। राजापुर में हर जगह मृत्यु का तांडव देखती प्रभा एक स्थान पर एकाएक एक झोपड़ी में किसी के कहराने का तेज स्वर सुन रुक गई। वो झोपड़ी में प्रविष्ट हुई। आह, बेटी, तुम कौन हो? इस समय तो तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। प्रभा नहीं जानती थी कि अनजाने ही वो अपने पिता के मित्र तांत्रिक शंखनाद के वहां आ पहुंची है। मैं तांत्रिक शंखनाद हूँ बेटी, दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूँ। तुम जरा सी तकलीफ करके उस झोपड़ी के पास कमंडल में रखा जल मेरे मुंह में डाल दो। प्रभा ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक शंखनाद के पास चरपाई तक आई, मगर अरे, ये तो मर गए। तांत्रिक शंखनाद का जीवन शायद उसी पल तक का था। उसकी सांसें कमंडल का जल मुंह में डाले जाने का भी इंतजार ना कर सकी थी। ओह मेरे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? घबराहट में प्रभा कमंडल का सारा जल स्वयं ही पी गई। वैसे भी वो स्वयं बड़ी देर से प्यासी थी। गट गट। तभी छोकरी, छोकरी, सरदार जल्दी आओ, यहाँ देखो, बड़ी सुंदर छोकरी है। राजापुर गांव अचानक प्लेग ग्रस्त होने की वजह से गांववासी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना माल असबाब छोड़कर गांव से भाग गए थे। अतः ऐसे समय बिना किसी विरोध के अधिक से अधिक माल हासिल होने की उम्मीद से खूंखार डाकू दुर्जन सिंह का गिरोह राजापुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज़ सुन दस्यु सरदार दुर्जन सिंह तांत्रिक शंखनाद की झोपड़ी में आया। वाह, क्या खूबसूरत कन्या है, इसे तो हम अपनी दस्यु रानी बनाएंगे। आओ रानी, आओ, हमारे पास आओ। नहीं, अरे, ये मेरी मुंह से आवाज़ कैसे निकल गई? मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। हमें नहीं सुनने की आदत नहीं है। सुंदरी, अगर खैर चाहती हो तो चुपचाप हमारे पास आ जा, वरना तेरे सुंदर बाल पकड़कर खींचते हुए तुझे अपने अड्डे तक ले जाऊंगा। नहीं, मेरे करीब मत आना। ओह, मैं सचमुच बोलने लगी हूँ। लगता है कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन प्रभा के बार बार चिल्लाने का दस्यु सरदार दुर्जन सिंह पर कोई असर ना हुआ। उसने आगे बढ़ प्रभा की बाह पकड़ ली।
छोड़, छोड़ मुझे कमीने। फिर दस्यु सरदार दुर्जन सिंह ने प्रभा को अपने कंधे पर लाद लिया। छोड़, छोड़ मुझे, भगवान करे तेरी टांग टूट जाए। आह! भगवान करे तेरी आंख फूट जाए। हाय, मेरी टांग। प्रभा को नहीं मालूम था उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा था सच होता जा रहा था। हाय, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा हो गया। दुर्जन सिंह के गिरोह के उसके साथी डाकू डाकू सा, डाकू सांबा ने अपने सरदार को क्रमशः अपाहिज एवं अंधा होते देखा तो वो घबराकर बाहर निकल भागा और अरे सुनो सुनो, सरदार अपाहिज एवं अंधा हो गया है। क्या बकते हो सांबा? मैं बक नहीं रहा, सच कह रहा हूँ। अंदर एक सुंदर लड़की है, मगर मुझे लगता है वो कोई डायन है। क्या? हाँ, उसने कहा सरदार की टांगें टूट जाए तो उसकी टांगें टूट गई। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए तो वो अंधा हो गया। कई डाकुओं ने झोपड़ी में झांक कर देखा और पाया कि सांबा की बात सच है। तो अपाहिज और अंधा सरदार हमारे लिए बेकार हैं सांबा, आज से तुम हमारे सरदार हो। तो ठीक है, जब तुम सब मुझे सरदार मान रहे हो तो सरदार के रूप में मेरा पहला आदेश ये है कि उस झोपड़ी को आग लगा दी जाए, जिससे हमारा बेकार हो चुका सरदार एवं झोपड़ी में मौजूद खूबसूरत डायन दोनों जलकर मरे। नहीं नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो सांबा। किंतु डाकुओं ने अंधे एवं अफाइज सरदार की एक ना सुनी और उसे झोपड़ी में ही पीछे धकेल झोपड़ी का द्वार बाहर से बंद कर झोपड़ी में आग लगा दी। और झोपड़ी के अंदर, बहन तुम जो कोई भी हो मुझे बचाओ, मैं आग में जलकर मरना नहीं चाहता। मैं कसम खाता हूँ माँ काली की कि आज से किसी को कभी ना सताऊंगा। मुझे बचा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, मैं तो खुद यहाँ फंस गई हूँ। भगवान इस झोपड़ी पर तेज बारिश कर दे और बाहर खड़े डाकुओं पर बिजली गिरा दे तो कोई बात बने। प्रभा को अब तक अपनी वाणी की करामात का पता ना था, अतः वो परेशान थी। मगर जैसे उसके होठों से बारिश होने बिजली गिरने की बात निकली, एकाएक ही झोपड़ी पर मूसलाधार बारिश होने लगी और आकाश से बिजली टूटकर बाहर खड़े 88 लगा रहे डाकुओं पर गिरी। घर कर कड़ाक। आ बारिश से झोपड़ी में लगी आग तो बुझ गई, किंतु पूरी तरह जल चुका दरवाजा एकदम कमजोर हो गया था। प्रभा के हाथ रखते ही दरवाजा टूटकर बिखर गया और प्रभा द्वार से बाहर निकल आई। सुनो देवी, मुझे अंधे अपाहिज को यहाँ छोड़कर मत जाओ। उफ, पर मैं तुम्हें कैसे साथ ले जा सकती हूँ, तुम तो चल भी नहीं सकते। और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे तुम्हारी नहीं, एक तेज भागने वाले घोड़ी की ज़रूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ। प्रभा की बात पूरी भी न हुई थी कि दुर्जन सिंह घोड़े के रूप में बदल गया। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब ठीक है, चलो जल्द से जल्द इस गांव की सीमा से बाहर चलो। और घोड़े दुर्जन सिंह पर सवार प्रभा जल्द से जल्द राजापुर गांव की सीमा से बाहर पहुंच गई। फिर वो अन्य राज्य बसंतपुर में पहुंच गई। उस गांव में सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूँ। इतने मकान है पर सबके दरवाजे बंद हैं, कहीं भी कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। पर रात हो गई है। रात को सफ़र करना ठीक नहीं है। यहीं किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना उचित होगा। इस घर का द्वार खटखटाती हूँ। प्रभा ने उस घर का द्वार खटखटाया तो किसी ने डरते डरते द्वार खोला। कौन? कौन हो तुम? मैं एक परदेसी हूँ बाबा, रात भर के लिए मुझे शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। घर में बूढ़ा और उसकी पत्नी थे। प्रभा ने उनसे पूछा, बाबा अभी तो ज़्यादा रात भी नहीं हुई, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। क्या बात है? कुछ मत पूछो बिटिया, इस गांव में रोज रात को ना जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है और उसे स्त्री पुरुष बच्चे या जानवर जो प्राणी दिख जाए उसे उठाकर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े एवं बकरियों को भी घर के अंदर कर लेता। अगर उड़ता हुआ राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वो तुम्हारे इन पशुओं को अवश्य उठा ले जाएगा।
और अगर मेरे घोड़े और बकरियों ने मिलकर उस राक्षस को मार दिया तो? काश ऐसा हो पाता। अब देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे क्या कहती हो बिटिया? एक बार राजा ने उस राक्षस को मारने के लिए 10 बड़े योद्धा भेजे थे, मगर वो राक्षस उन सभी को उठा ले गया। और तब से यहाँ के राजा अनंगपाल सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तब तो ये इनाम मुझे ही मिलेगा। तुम्हारी बातें हैं तो हौसला देने वाली, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा ना मार सके, तुम्हारे जानवर उसे कैसे मार डालेंगे? तुम खाना खाकर सो जाओ बिटिया। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे जानवरों को ना ले जाए। और फिर प्रभा उस घर में बड़ी निश्चिंतता के साथ रात भर बड़े आराम से सोई। सुबह कुछ शोर सा सुनकर प्रभा की आंखें खुली तो कमाल हो गया बिटिया, तुम्हारे जानवरों ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। प्रभा उठकर बाहर आई। बाहर बहुत भीड़ थी और भीड़ के बीच विशालकाय राक्षस मरा पड़ा था और प्रभा का घोड़ा एवं उसकी बकरियां राक्षस के सीने पर खड़े थे। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा अनंगपाल सिंह तक पहुंची। क्या कहते हो, एक लड़की के जानवरों ने उस राक्षस को मार दिया? हमें यकीन नहीं आता। राजा अनंगपाल सिंह ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं कि उस लड़की एवं उसके जानवरों को आदर सहित हमारे सामने पेश किया जाए। यदि राक्षस को मारने का श्रेय उसे है तो इनाम की 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की भी हकदार है। हम उसे सम्मान सहित उचित पुरस्कार देंगे। अपने साथ चंद विश्वास पात्र सैनिकों को लेकर सेनापति शत्रुजीत प्रभा से मिलने चल दिया। रास्ते में वो सोच रहा था, एक मामूली सी लड़की 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की हकदार बनेगी। फिर प्रभा से मिलने पर, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलवाया है, कृपया मेरे साथ चलिए, हमें बहुत याद आएगी तुम। जाओ बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। प्रभा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे नहीं मालूम था सेनापति के दिल में क्या पक रहा है। लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का इनाम भी मेरा ही होगा। और हिम्मत करके सेनापति शत्रुजीत ने अपने दिल की बात प्रभा से कह दी। सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुन प्रभा जोर से ठहाका मारकर हंसी। क्या बात करते हो चच्चा? तुम्हारे मुंह में दांत नहीं, सिर पर बाल बाल नहीं, शरीर में जान नहीं, बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी शादी करने का सपना देख रहे हो? अरे तुम्हारा कोई बेटा हो तो उसके बारे में मैं बात करते तो मैं सोचती। सेनापति ने कहना चाहा कि मेरे मुंह में दांत है, सिर पर बाल भी है, मगर आए ये क्या, मेरे दांत गायब, सिर के बाल गायब और शरीर में जैसे जान ही नहीं रह गई। उफ, ये क्या हो गया मुझे? हाय, ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल